So this is an orientation session for IMM OBG aspirants who are going to appear in FAB 2023 exam. और मेजोरिटी ने तो मुझे पता नहीं, किताबें खोली भी नहीं होंगी और पता भी नहीं होगा पढ़ना क्या है। और ये एग्जाम जब इमीडिएटली 1-2 महीने पहले जब सर पे पढ़ता है तभी बच्चे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट पढ़ना। However, whenever you will listen this recording, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। ठीक है, अच्छी बात तो ये है कि अर्ली स्टार्ट करें अपनी तैयारी। ठीक है, लेकिन जब भी विद इन 90 डेज टाइम फ्रेम अगर आप ये मेरा रिकॉर्डेड सेशन सुने भी तो ये आपके लिए काफी यूजफुल जो है सेशन रहेगा अकॉर्डिंग अबाउट सिलेबस एंड वेरियस थिंग्स के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि लंबा ना हो, ठीक है सेशन, लेकिन अगर आपकी कोई क्यूरीज होंगी तो फिर मैं वो सेशन के एंड पे ले लूंगी। ठीक है, माइक रिलेटेड इश्यूज या पीपीटी नजर ना आए तो फौरन आपने मुझे बताना है। यू कैन यूज योर चैट बॉक्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी एग्जाम को या किसी भी जगह पे जाना हो तो वेरियस रूट होते हैं ना। आप अक्सर जब जो लोग ड्राइव करते हैं उनको अंदाजा भी होगा कि एक अच्छा रूट होता है जिससे आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हो, वरना प्लान बी सी भी होते हैं नेविगेशन मैप पे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये एक सीधा रास्ता है। इस रास्ते को अगर आप फॉलो करते हैं तो यू कैन इजीली क्लियर योर IMM एग्जाम। और ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है बिकॉज आपका जो मेन एम है वो ऑब्वियसली IMM नहीं है, FCPS है। तो आपका जो एंड तक का जो आखिर तक का जो गोल है वहां तक ये आपको जो आज का मैप है या आज की जो ट्रैफिक है जाएगी, तो रास्ते में IMM भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा रास्ता है। हाँ, ज्यादा शायद शॉर्टकट ना हो लेकिन ये एक अच्छा रास्ता होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सेशन की जो थीम है वो ये है कि IMM का सिलेबस क्या है, इसको आपने कैसे कवर करना है, और वैसे आपका रियल एम क्या है, IMM है या FCPS। ठीक है, क्या रियल एम है वैसे? जी, कोई रियल एम है? सिर्फ IMM ही है? व्हेन ऑब्वियसली आप एंटर्ड हुए हो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, FCPS 1 किया है, दरमियान में आया है ना IMM। एक्चुअल तो आप FCPS 2 करना है आपने। ठीक है, यही होगा ना? एग्री करते हो मुझसे? हाँ, एग्री करते हैं, गुड। तो यही हमारी थीम है, IMM भी साथ, और साथ के साथ कुछ ऐसी यूजफुल चीजें भी मैं आपको बताऊं कि आपका जो पार्ट 2 का एग्जाम है वो भी साथ के साथ इंशाल्लाह क्लियर हो और मिनिमम अटेम्प्ट में हो। ठीक है, मेन विजन तो यही है कि आपके पास डिग्री हो एंड ऑफ द डे। ठीक है, चलें। तो वेरियस स्टेप्स होते हैं। ये अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ से आप लोग स्टार्ट हुए थे, ये यहाँ आपने किया था पार्ट 1। ठीक है, यहाँ कहीं आप IMM करोगे, फिर आप FCPS की थ्योरी क्लियर करोगे इंशाल्लाह, फिर वाइवा या आप इसको क्लिनिकल टॉक्स कह दें, अब तो इसका नाम एक्सटेंडेड टॉक्स हो गया है। ठीक है, और जाना फिर यहाँ है। बट ये सारे ही इंशाल्लाह स्टेप्स फॉलो करने हैं क्योंकि जो मेन विजन है ना आपका ऑब्वियसली यही है कि आपका एग्जाम एज ए होल पास हो, यू विल बी एबल टू अचीव योर फाइनल डिग्री इंशाल्लाह, यू विल बी कंसल्टेंट सून। चलें, तो अच्छा है तो देखो, ये सेशन शुरू में मैंने बोला था सिलेबस की बात होगी IMM की, और कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है क्या नहीं करना, और कैसे पास होना है। लेकिन थोड़ी बहुत बातें जो है ना वो आपके जो आपका रियल मकसद है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंटर होने का, उसको भी इजी बनाने पे थोड़ी बहुत बातें होंगी। ठीक है, अगर आप IMM कर रहे हो तो कुछ मेरी सजेशन है कि आफ्टर डूइंग IMM अपना डेजर्टेशन जल्दी जल्दी अप्रूव कराएं और मिनिमम अटेम्प्ट में थ्योरी दें और मिनिमम अटेम्प्ट में इसका टॉक्स पास करें। थिंग इज दैट के डॉक्टर थोड़े जल्दी
एज कम्पेयर टू अदर, अगर हम कहें कि हम अपने आप से कंपेयर करें तो खैर हम बहुत सारे लोगों से जल्दी होते हैं, लेकिन अगर जो बहुत सारी और लड़कियां हैं उनसे हम थोड़े बड़े होते हैं उम्र में, ठीक है। अब ये नहीं करना कि पार्ट 2 करते करते तुम लोग 35-40 ईयर के हो जाओ, ठीक है। 32, 31 ये एक अच्छी आइडियल एज है, इसमें आपका पार्ट 2 हो जाना चाहिए, ठीक है, अगर जिंदगी में कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं है तो कोशिश करें ये ना एग्जाम जल्दी निकालें। जरूर लटकाना है, बैठे रहो, मतलब ट्रेनिंग के दौरान तो बस आप सोचते हो कि ट्रेनिंग से ही जान छूट जाए तो एग्जाम बाद में भुगता जाएगा। तो ट्रेनिंग का मकसद तो ये है ना कि आप डिग्री मिले, कॉन्वोकेशन अटेंड करो, हाँ, और कंसल्टेंट बनो। तो ये पूरा पूरा विजन जो है ना अपने अपने रोड का, अपने जर्नी का ना अपने माइंड में रखें। और ये जो 4 साल हैं सिर्फ ये नहीं कि आपने टाइम पास करना है। क्या जाए तो टिश्यू तो टाइम नहीं पास करना, कुछ ऐसे काम करने हैं ट्रेनिंग के दौरान ही इन 4 इयर्स में कि बहुत जल्दी तुम लोग अपना पार्ट 2 पास कर लो, ठीक है। तो आईएमएम के लिए जो आइडियल टाइम है वो 2 ईयर ही है। जैसे ही 2 साल ट्रेनिंग के पूरे हों प्लीज साइनॉप्सिस अपना भेजें और अपने वर्कशॉप कंप्लीट करें, और एंड ऑफ द सेकेंड ईयर या स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर आईएमएम हो जाना चाहिए, ठीक है। और इमीडिएटली आफ्टर डूइंग योर आईएमएम वर्क ऑन योर डेजर्टेशन 4th ईयर या एंड ऑफ 4th ईयर, या बाज लोग तो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस वगैरह लेके उसके बाद डेजर्टेशन कर रहे होते हैं। डेजर्टेशन ही इतना टाइम ले जाता है कि आप अपेयर ही नहीं हो पाते इमीडिएट आफ्टर डूइंग योर ट्रेनिंग, और 1 साल लग जाता है। तो ये काम पहले करने थे, ठीक है। तो ट्रेनिंग में ही आफ्टर डूइंग योर आईएमएम डेजर्टेशन प्लीज अपना अप्रूव कराएं, सीरियस लें इसको। अच्छा, थ्योरी जो है ना एफसीपीएस की, इसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता 2-3 महीने बैठ के तुम ट्रेनिंग के बाद सुकून तुम्हें जब जिंदगी में मिलेगा तो तुम पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना और अपनी जवानी में ही एग्जाम पास करना है तो ये जो 4 साल है ना ट्रेनिंग के, मैं आई विल गाइड यू, थोड़ी बहुत बातें करूंगी इस टॉपिक पे भी। तो आपने ट्रेनिंग को ही इतना अच्छा प्रोडक्टिव बनाना है, डेजर्टेशन भी हो और एक अच्छी सी रीड बन हो चुकी हो, कुछ आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं वो कवर हो चुके हो जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। और जो ट्रेनिंग के फौरन बाद वाली अटेम्प्ट है वो अच्छी अटेम्प्ट होती है। अगर जिंदगी में और मसले मसाइल नहीं है, ऑब्वियसली हर एक की जिंदगी जो है इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, ठीक है, तो वो उसमें अपेयर हो, थ्योरी क्लियर करें और उसके साथ ही टॉक्स निकालें। ये अपना आपने आज अपना ना जिंदगी का या ट्रेनिंग का ना, ट्रेनिंग वाली जिंदगी का ये आपने अपना मोटिव बनाना है। और ये कोई हवा नहीं है, ये आराम से अचीवेबल है अगर आप इसके लिए पहले से ही काम शुरू कर दें, ठीक है। तो हाँ, वैसे मैं जंप कर रही हूँ सिलेबस पे, इतनी जल्दी ने क्या है भाई मैंने बोला था मैं थोड़ी यूजफुल बातें भी करूंगी, और उनकी रीजन ये है कि एज यू पीपल नो आई एम डॉक्टर हिरा मुनीब कहें या वैसे मैं जबीन हिरा कहें, दोनों ही मेरे ही नाम है। तो फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप हैं मेड होम लर्निंग के जिनको मैं एज एडमिन देख रही होती हूँ, तो बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे इनबॉक्सेस आ रहे होते हैं कि आईएमएम फंस गया है, डेजर्टेशन फंस गई है, लाइफ फंस गई है, ठीक है। ऑल्दो आपसे आपसे बातचीत होती रहती है, लेकिन मुझे लगता है आईएमएम का ये ओरिएंटेशन सेशन ऐसा होगा कि जो भी इसका टाइटल पढ़ेगा तो वो उसको जरूर अटेम्प्ट करेगा आईएमएम का बच्चा। तो फिर जब वो अटेम्प्ट करेगा तो फिर वो दरमियान में उसको कहीं ये बातें सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ ये सुनो तुम लोग ना, ठीक है। थंबनेल कुछ और था सेशन का, अंदर से कोई और बातें हो रही हैं, अपॉलॉजीज फॉर दिस, लेकिन ये बहुत जरूरी है। फिर कैसे आपसे बात हो, ठीक है। बिल्कुल सच में सही तुम्हें सिंसियर बता रही हूँ, शॉर्टकट नहीं करने इस्तेमाल अपनी ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि आप ही वो लोग हो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हो। मेरे पास जो मेजर ऑडियंस होती है ना वो एफसीपीएस की होती है, और उसमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं। मेजोरिटी वो होती है जो ट्रेनिंग कर चुकी होती है, फिर वो रेगुलर वाले मैसेजेस आ रहे होते हैं कि क्या
ऐसे करनी थी ट्रेनिंग, किसी ने बताया नहीं ये वो, या फिर ऑब्वियसली रिपीटर होते हैं। तो तुम लोग अच्छी ऑडियंस हो, है जवान लोग तुम लोग हो, तो प्लीज शॉर्टकट ना यूज करें, ना शॉर्ट बुक्स यूज करें, ठीक है। अपने सिलेबस से ना आप अपडेटेड रहा करें। और यही वो ट्रेनिंग जो है वो अच्छा टाइम है जिसमें तुम अपने अच्छे नोट्स बना सकते हो। इसके बाद तो बड़ा रैपिड हो जाती है लाइफ, इतना बहुत रैपिड हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद जॉब, फैमिली वे, बहुत सारे मसले। तो मुझे ये लगता है कि ये जो लेबर इन्फेक्शन, फीटल मेडिसिन और मैटरनल मेडिसिन जैसे मेजर मॉड्यूल हैं, अगर इन पे एक अच्छा रेजिडेंट जवानी में ही या ट्रेनिंग में ही काम कर ले, आई विल टेल यू हाउ यू कैन वर्क ऑन दिस। तो यार आईएमएम तो निकलेगा ही, आई गारंटी यू। तुम लोगों का पार्ट 2 भी सही सही टाइम पे निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसी ट्रेनिंग के दौरान ना 4 इयर्स में तुम लोगों ने ना ये तू तलाक वाला कल्चर बंद करना है। अब आपको मैं बता दूं, तलाक क्लियर है कि लॉन्ग केसेस तो खत्म हो गए हैं, एक्सटेंडेड टॉक्स आ गए हैं, फाइनल एग्जाम एफसीपीएस में पार्ट 2 की थ्योरी करने के बाद वो उनको पता होता है आप थ्योरी में तो पास हो। अब यहाँ आपकी जो होती है ना असेसमेंट, आपकी कम्युनिकेशन पे होती है, और पेशेंट या रोल प्लेयर के साथ कैसे बात कर रहे हो, कैसे किसी बुरी खबर को सुना रहे हो, कैसे एंग्री पेशेंट को डील कर रहे हो, कैसे रिस्क मैनेजमेंट को, या आप उसे कहें कि जो आपसे मिस्टेक हुई है उसको संभाल रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो ऑन फोन विद योर सीनियर, ये सारी बातें देखी जाती हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि ये बातें तो ट्रेनिंग में करनी थी। अब मैं बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत लोग इम्प्रूव भी कर लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में 1-2 साल गुजर जाते हैं, ठीक है। यू हैव वेरी गुड टाइम ऑफ योर लाइफ नाउ इन योर ट्रेनिंग। प्लीज अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करें, ठीक है, अपने पेशेंट के साथ, अपने कोलीग के साथ। और ये कम्युनिकेशन की ऑब्वियसली तुम लोगों की वर्कशॉप भी होती हैं, वो सिर्फ सोने के लिए मत जाया करो, उसको सीरियस में भी लिया करो, ठीक है। और ट्रेनिंग में ही तुम लोगों ने पता क्या करना है, अगर एक जिंदगी में तुम लोगों ने अगर ट्रेनिंग के दौरान, वैसे तो तुम क्या मैं कहूँ भगा देते हो सीरियस पेशेंट्स को इधर उधर यूनिट्स में, लेकिन अगर मिल जाए वो कोई अच्छा मरीज तो यार उसको प्रॉपरली अटेंड किया करो, A to Z उसको पढ़ा करो। चलो आपके यूनिट में नहीं भी आता तो दूसरे यूनिट में जो आपको भिनक पड़ जाती है जरूर विजिट किया करो कि इस सिचुएशन में प्रेजेंटेशन कैसी होती है, कंसल्टेंट राउंड में क्या डिसीजन हो रहे हैं, क्या मैनेजमेंट चल रही है, फॉलो करो एंड तक उसको, पीछे पड़ जाओ ऐसे केसेस के। बिकॉज एज यू नो, मैं थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले भी करा चुकी हूँ कि मेडूम ई लर्निंग से है मेरा ताल्लुक। क्वाइनीर ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन ओबीजी की जो है एग्जाम के लिए कोचिंग कर रही है। 2019 से मैंने स्टार्ट लिया था, अब 2022 भी एंड होने वाला है। इस सारे सफर के दौरान बहुत सारे मैंने बैचेस मतलब चले हैं, आईएमएम के, एमसीपीएस के, एमएस के, एफसीपीएस के, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पास हुए हैं। और फिर वो पास हो जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर भी हम कनेक्टेड तो रहते हैं, हमारा एक कंसल्टेंट फोरम है, उसमें भी 400 हैं स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 400, थोड़े से कम ही है इससे। और उसमें भी 99% तो वही हैं जो मेरे स्टूडेंट्स थे, और उसमें से भी कोई कराची से, कोई हैदराबाद, कोई पेशावर, कोई लाहौर, कोई इस्लामाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, मतलब कोई जो आप कहें पूरे पाकिस्तान से जहाँ भी ओबीजी की बच्चे हैं वो जमा होते हैं। मुझे उनके फिर जो डिफरेंट दे यूज टू शेयर देयर प्रैक्टिकल केसेस जो ओपीडी में आ रहे हैं, जो जिन यूनिट्स में वो काम कर रहे हैं, वो भेज रहे होते हैं, तो उसकी अप्रोच देख के मुझे अंदाजा होता है कि इसमें बड़ा मतलब इवन आफ्टर डूइंग एफसीपीएस भी बड़ी जरूरत थी इन चीजों को सीखने की। और हम तो फिर रियल पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, इसमें गलती की तो गुंजाइश भी नहीं है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आपको नो हाउ हो कॉमन केसेस की भी, लेकिन जो रेयर केसेस आते हैं उनकी भी। हर विजाइनल ब्लीडिंग जो होती है ना, वो उसमें प्राइमरी नहीं देनी होती, वो एक टॉपिक भी हो सकती है, मोलर भी हो सकती है, हाँ वो एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। चलें, अपने डिफरेंशियल्स बच्चों प्लीज इंप्रूव करो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कैसे बताऊं, चलो अब ऐसे ही बता रही हूँ मैं, किस किस तरह मैं एम्फेसाइज करूँ। ये जो ट्रेनिंग का तुम लोगों के लिए टाइम है, ये इतना मतलब इम्पोर्टेंट डेज हैं तुम्हारी जिंदगियों के, तुमने बहुत कुछ करना है, नो पढ़ना भी है, ट्रेनिंग इन इटसेल्फ इज वेरी हेक्टिक, और सबके लिए हेक्टिक है। 36 आवर, हर 36 के बाद सबने किए, ऑब्वियसली मैंने भी किए, आई एम टीचिंग यू पीपल हियर।
मैं बच्चे भी पैदा किए हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले हैं इस जर्नी में, बहुत सारे बुरे लोग भी मिल रहे हैं, बहुत मिसहैप भी हुए हैं, खोया भी है, पाया भी है। तो एंड ऑफ द डे जो चीज ये है कि ये सबके साथ ही है यार, ये कोई यूनिक नहीं है कि तुम लोगों की शादियां हो गई, ये शादियां नहीं हो रही हैं। तो जो रियल तुम लोगों की जिंदगी का मकसद है, ये ट्रेनिंग के 4 साल, इसका जो मेन फोकस है वो लर्न करना था। बाय एनी मीन क्रिएट सिचुएशन, मेक योर इन्वायरमेंट कि वो इस फेवर में जाए कि तुम लर्न कर सको। ठीक है, अननेसेसरी जिंदगी के मसले मसाइल इन 4 सालों में जरूर तुम लोगों ने उठाने हैं, सारे फैमिली इशूज, अपने इशूज, पर्सनल इशूज, इमोशनल इशूज। जस्ट फोकस ऑन योर ट्रेनिंग प्लीज। ये 4 साल फिर कब आएंगे, कब सीखोगे? कभी भी नहीं सीखोगे। ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग बहुत बड़ी नेमत होती है। और चलो ठीक है, तुम लोग किसी प्राइवेट सेटअप में भी कर रहे हो, वहाँ हैंड नहीं भी मिलता, ये फिर भी तुम लोग क्रिएट कर सकते हो सिचुएशन। ठीक है, जो भी आपको रोटेशन के डेज मिलते हैं, आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में चले जाओ एज ऑब्जर्वर। और सीखने वालों को ना बड़े सारे वो होते हैं अपॉर्चुनिटीज, व्हेन देयर इज अ वे, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, तो ये जो लर्निंग है ना, कि आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके सुपरवाइजर की भी नहीं है, आपके सीनियर की भी नहीं है, ना आपकी फैमिली की है। दिस इज योर, ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो इस पे और बातें फिर मैं कभी करूंगी। अच्छा, साथ के साथ ये जो 4 years हैं, मीन्स FCPS 1 भी है, तो सेम एग्जाम है MRCG 1। हाँ, वो इंटरनेशनल एग्जाम है। IMM है तो सेम सेम सिलेबस, कोर्स आउटलाइन अप्रोक्सीमेटली बनती है। MRCPI MRCOG के थ्योरी निकाल लो, चलो IMM के बाद निकाल लो, 3rd year ऑफ ट्रेनिंग में निकाल लो, 4th year में निकाल लो, चलो FCPS 2 की थ्योरी दे के MRCG की 2 की थ्योरी दे लो, सेम कोर्स आउटलाइन है। और जब उसका टॉक्स निकालना है, FCPS का भी निकाल लो, सेम कोर्स आउटलाइन है। तो इफ जिंदगी में और मसले नहीं है, थोड़ा सुकून है, तो साथ के साथ इंटरनेशनल एग्जाम्स भी आप दे सकते हो, सेम कोर्स आउटलाइन है, सेम, बिलीव मी। हमने भी तो वही RCG की गाइडलाइन पढ़नी है और नाइस पढ़नी है, उन्होंने भी ये पढ़ानी है, इसी में से पूछना है, बड़े थोड़े स्टैंडर्ड वे में पूछ लेते हैं, थोड़ा इजी एग्जाम है बल्कि। ठीक है, इससे फायदा होगा तुम लोगों को, क्योंकि एज कम्पेयर टू नेशनल या कंट्री डिग्री, इंटरनेशनल डिग्रीज की इंपॉर्टेंस है, मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, मोर बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा कॉन्फिडेंट होते हो, है ना, आपकी अप्रोच भी अच्छी रहती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो कहानी तो शुरू हुई थी IMM के ओरिएंटेशन सेशन से, बट अब दरमियान में ये बात आ गई कि तुम लोग जो के ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम वो स्टूडेंट हो, अगर तो कोई तुम्हें थोड़े से भी ट्रैक पे डाल दे, तो शायद मतलब बहुत सारे लोगों को का भला हो जाए। तो ये आउट ऑफ डोमेन जाके बता रही हूँ, ये काम कर लो, तो ये जो आगे वाली जिंदगी है तुम लोगों की, ये थोड़ी आसान है। ठीक है, डिफरेंशियल्स देखो तुम्हारे अच्छे होंगे, तुम्हारी OPD बहुत अच्छा होगा, OPD में बैठ के नहीं मैसेजेस कर रहे होंगे कोलीग्स को, या गूगल नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ER अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, कम्युनिकेशन 3 से 4 सालों में ही अच्छी कर ली, तो OPD में भी अच्छी होगी, पेशेंट भी बहुत ज्यादा आएंगे, पेपर भी जल्दी पास होगा। ठीक है, और अगर ये वाले मॉड्यूल पहले ही ट्रेनिंग में अच्छे से कर लिए हैं, तो 90% सिलेबस है FCPS 2 का भी, तो इमीडिएटली आफ्टर डूइंग योर ट्रेनिंग, अगर अपीयर होते भी हो पार्ट 2 में, तो आधे से ज्यादा काम तो पहले ही कर चुके हो, कम्युनिकेशन पहले कर चुके हो, तो ये तो अब तुम तो बड़े सुखी रह गए। थ्योरी भी निकली उसी अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्योरी टॉक्स निकला। हाँ, तो फिर जरूर तुमने अपनी जवानी इसी एग्जाम में बर्बाद करनी है, तीसरे अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट। मेजोरिटी मेरे स्टूडेंट्स के मीनों पास हो गए। इतने भी स्टूडेंट्स हैं, मेजोरिटी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि वो साइकिल रिपीट किए जा रहे हैं अपना। ठीक है, क्योंकि उसका जो जो ट्रेनिंग में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसको ठीक करना इतना मुश्किल है पूरी जिंदगी कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो तुम वो लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हो, तो प्लीज इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। और चलो चलो आगे चलते हैं, काम की बात करते हैं। तो बस ये अपना विजन बनाए, अपने गोल बनाए। वो होता है ना हमारी, जब OPD में बैठते हो, तुम अपने कंसल्टेंट से कहते हो ना, मेरा एम ऑफ मैनेजमेंट तो इस मरीज को ठीक करना है, और इसके लिए मेरी प्लानिंग ये है, और मैं इसके लिए भी ये इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी, और फाइनली मरीज ठीक हो जाता है, तो अपने लिए भी यही प्लान रखो। ठीक है, अपनी लाइफ को देखो, ट्रेनिंग के बाद की, उसके लिए फाइनल तुम लोगों का जो गोल है, वो तो ऑब्वियसली कंसल्टेंट बनना है, बात क्यों करना है।
ठीक है, उसके लिए अपने प्लानिंग करो, स्टेप्स लो, एक्शन लो उस पे, और फाइनली बहुत जल्दी एग्जाम निकल आएगा। देखो पास सब हो जाओगे, लेकिन मैं चाहती हूँ जल्दी पास हो जाओ। ठीक है, जल्दी तुम लोग 32 33 में कंसल्टेंट बनो, और एक अपने जो इतने तुम्हारी जिंदगी के प्रीशियस और कॉस्टली इयर्स हैं वो एक विशियस सर्कल में मत गुजारो एग्जाम देने वाली। और फिर इसमें और भी मसले हो जाते हैं शादियों के और फिर इनफर्टिलिटी के भी, तो इसलिए इस एग्जाम से तो जान छुड़ाओ एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये जो मेरी बातें ना, उनको सीरियस लो। ठीक है, तो आप देखें और उनको इंशाल्लाह उन पर यकीन करें और उनको आप अचीव भी कर सकते हैं। बहुत सारे आप अपने क्वेश्चंस करेंगे अपने करियर में टू अचीव एनी एग्जाम या डिग्री, क्या मैं तो ये कर ही नहीं सकती, फिर आई कैन डू इट, आई वांट टू डू इट, हाउ डू आई डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एंड फाइनली यू विल बी सक्सेसफुल। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर कोई बच्चा इंडक्शन करा के गायनी में आ गया है ना, तो ऑलरेडी यार ये तुम बहुत लकी हो। कितने लोगों से तुम लकी हो, सोचो जरा। हाँ, कोई कमी नहीं है। तो आप ही वो कैंडिडेट हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये अपना जर्नी बड़े पीसफुल वे में नाइसली जो है कंप्लीट भी करेगा और इसको टाइमली पास भी करेगा। चलिए अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं अपने आईएमएम के सिलेबस पे। सो इफ यू कैन हियर मी, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड से मी हाय। अमरीन, लिली, नाजिश, फायजा, महानूर, महक, जमीना और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आईफोन है, ओप्पो है। आप मुझे सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे? नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से नहीं म्यूट किया होगा। यू ऑल आर कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड कैन गिव मी अ क्विक इंट्रोडक्शन। जी सो आई एम टॉकिंग टू डमीज, आप पीपल रिपोर्ट हैं। चलें, सो नाइस इंट्रोडक्शन विद ईच अदर। Well done, Azish. You learned many things. Hopefully, it will have good impact on your life as well. So, all the best. चलिए, अब ट्रेनिंग रिलेटेड बातें हो गई, अब हम सिलेबस की बात करते हैं। चलो, तो सिलेबस तो इजी है। 70% ओबीजी गायनी में, ओबीजी आईएमएम में आता है ओब्स, और उसमें से भी 70% लेबर आता है। तो लेबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा पेपर ही लेबर पे है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और जो 30% आईएमएम का सिलेबस है वो है गायनी पे। तो यू शुड बी वेरी गुड इन योर ओब्स टॉपिक। फिर आप कहेंगे कि ये कैसा एग्जाम है, तो गायनी भी तो देखनी है, तो परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, गायनी के लिए पार्ट 2 है ना, होश ठिकाने आ जाएंगे, इतनी गायनी होगी उधर। तो फिलहाल आप लोगों ने आप 70% जो है वो ओब्स पे फोकस करना है। डू नॉट टेक एनी ओब्स टॉपिक लाइट इफ यू आर अपेयरिंग इन आईएमएम एग्जाम। हम गायनी को भी लाइट नहीं ले रहे क्योंकि 30% तो आ रहा है और 75% पे पास होना है, तो इसका मतलब है 5% तो, 100% अगर ओब्स आती है तो 5% पे गायनी भी आनी चाहिए। लेकिन मैं ये, मेरे बस ये बताने का मकसद है कि आपने जो अहमियत है ना वो ओब्स के टॉपिक को ज्यादा दे दी है वर्सेस गायनी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप देखेंगे 120 130 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200 वो ओब्स पे ही आएंगे, और उसमें भी आप देखेंगे कि 60-70% लेबर। ठीक है, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेबर पे पढ़े कहाँ से, इस पे भी हम बात करते हैं। ठीक है, तो सिलेबस की जो परसेंटेज है सब्जेक्ट वाइज, ओब सब्जेक्ट हैवी है। एग्जाम आपका होता है 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स पे। 100 सिंगल बेस्ट आंसर पेपर 1 के नाम पे पहले हो जाते हैं, और फिर आपका ब्रेक के बाद पेपर 2 होता है और उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं, और ये रैंडम होते हैं, कोई गाइनी का कोई ओब्स का। ठीक है, बट ओवरऑल जो क्वेश्चंस को देखा जाए तो 70% ओब्स के एंड गाइनी के 30%। अब अगर हम ओब्स की बात करें तो ओब्स में जो मेजर डोमेन्स हैं वो लेबर की है, फीटल मेडिसिन की है, प्रेगनेंसी और रिलेट और इन्फेक्शंस की है, फीटल भी है और गायनी के भी इन्फेक्शन मिला लें। तो इन्फेक्शन यूजुअली मैं एक ही दफा पढ़ा देती हूँ,
जहाँ भी बिखरे हुए होते हैं, चाहे गायने के होते हैं चाहे OBS के, ठीक है। मेडिकल डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कैन्स की फाइंडिंग्स भी आती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन कहना है आप उसे, या एंटीपार्टम हेमरेज वाले स्कैन कह लें एडवांस लेबर में भी। तो ये OBS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसमें से भी अगर हम कहें इसको कि इनमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है, तो लेबर, ठीक है। प्रीटर्म लेबर, पी प्रॉम, फिर एक्चुअल लेबर, फिर लेबर की स्टेजेस, ये तो नॉर्मल भी पढ़ना है। फिर इसमें एबनॉर्मलिटीज क्या हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या एबनॉर्मलिटीज हैं, व्हेन यू विल सी प्रोलॉन्ग, सेकंड स्टेज में क्या, कब प्रोलॉन्ग कहना है, क्या सर्टन एक्शंस लेने हैं किस डायलेटेशन पे या किस टाइमिंग के साथ, ठीक है। और फिर थर्ड स्टेज कब प्रोलॉन्ग होगी, उसकी कट ऑफ क्या है, और फिर स्टेप वाइज क्या एक्शन लेने हैं। और अगर पीपीएच हो जाता है तो फिर उसकी क्या स्टेप वाइज एक्शन है, डायग्नोसिस हैं, ठीक है, एल्गोरिथम्स। और फिर इमरजेंसीज हैं जैसे ब्रीच लेबर, शोल्डर डिसोशिया इन लेबर, ट्रांसवर्स लाइन लेबर, और कॉर्ड प्रोलैप्स, रप्चर, मेनी मोर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। फीटल मेडिसिन, इसमें प्रीनेटल स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन्फेक्शन एनॉमलीज तक की। और मेडिकल डिसऑर्डर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया इंपॉर्टेंट है। मेडिकल डिसऑर्डर में तो और भी बहुत कुछ है, जैसे एपीएलएस, एसएलई और एपिलेप्सी, बट जो थोड़े रेयर होते हैं उनको आई हैव ऑब्जर्व कि वो पार्ट 2 में आते हैं। तो मेडिकल डिसऑर्डर में भी जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वो आईएमएम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे एनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन में ही कहीं ना कहीं लेडी में सीकेडी भी आ रहा होता है। और फिर वेरियस स्कैन के साथ आप ये समझें कि अर्ली प्रेगनेंसी, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी जो ट्रू टॉपिक है ना वो गायनी का बनता है। और गायनी में अच्छा, लेबर में अगर मैं कहूँ कि 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फेटल मेडिसिन से भी 20-30 आ जाते हैं, प्रेगनेंसी इन्फेक्शन से मिला के 25 तक आ जाते हैं, मेडिकल डिसऑर्डर से 15-20 क्वेश्चंस आ जाते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग वेरियस स्कैन्स, उनकी इंटरप्रिटेशन, इससे भी 10-12 आ जाते हैं। तो गायनी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो HMB है, जिसमें फाइब्राइड, एडिनोमायोसिस, हाइपरप्लेजिया, ठीक है, और एनोव्यूलेटरी साइकिल या इमेच्योर थैलेमस के इश्यूज या पबर्टी मेनोरेजिया, ये सारे के सारे कोई 10-15 क्वेश्चन बना देते हैं। इनफर्टिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत मुश्किल नहीं बनाते आपके लिए। इनफर्टिलिटी का जो सिर्फ आप कहे ना कि बेसिक सा है कि सीमन एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन कर दें, ओव्यूलेटरी साइकिल की इंटरप्रिटेशन करें, वेरियस हार्मोन्स के जो नॉर्मल वैल्यूज हैं उनकी इंटरप्रिटेशन, दैट्स ऑल। जो इसकी फर्दर एडवांस प्रॉब्लम्स हैं जैसे थायराइड के, पीसीओ के, प्रोलैक्टिन के, सीमन इश्यूज, वो आई हैव ऑब्जर्व पार्ट 2 में पूछे जाते हैं, ठीक है। पीआईडी के भी कॉमन सिनेरियोज आते हैं, तो टेढ़े मेढ़े करके नहीं देते, नॉर्मल इंपेरिकल ट्रीटमेंट पीआईडी की आ जाती है। बट पीआईडी तो और बहुत सारे एसटीडी, नॉन एसटीडी इश्यूज भी करते हैं, लेकिन उसमें भी वो फर्स्ट लाइन पे ही रहते हैं। उसमें अगर सेकंड लाइन पूछना है या थर्ड लाइन एलर्जीज डालनी है, आई हैव ऑब्जर्व वो पार्ट 2 में पूछते हैं। तो अगर आपने 30% गायनी को देना है, तो अगर आपके पास टाइम कम भी है तो आप इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे भी स्टे करें, तो यू कैन इजीली पास योर क्वेश्चंस, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस जैसे सर्वाइकल कैंसर में सिन है, विजाइनल कैंसर में वेन है, या वल्बल कैंसर में विन है, एंडोमेट्रियल कैंसर में हाइपरप्लेजिया है, और ओवेरियन कैंसर तो खैर नहीं पूछते, बट सिस्ट तो है ना, फोलिकुलर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, फॉलो अप, टॉर्जन, हैमरेज, ठीक है, ये सारे। बट इनके बिनाइन पार्ट्स आई हैव ऑब्जर्व, एक दो क्वेश्चंस कभी ना कभी उधर उधर से घूमता फिरता स्टेजिंग पे भी आ जाता है, लेकिन स्टेजिंग से आगे नहीं जाते हम। एक दो क्वेश्चन के लिए फिर मैलिग्नेंसी नहीं पढ़ेंगे, तो वी विल लिमिटेड ऑन ओनली प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस। तो गायनी पढ़ने के लिए अगर मैं कहूँ कि 90 डेज आपके पास पूरे आईएमएम पढ़ने के लिए हैं, तो उसमें से 2 मंथ्स आप या 60 डेज आप दें ओब्स के टॉपिक को, क्योंकि अच्छे से पढ़ने हैं और टॉपिक भी बहुत ज्यादा है। और 30 डेज गायनी टॉपिक्स में सफिशिएंट है, ठीक है। और उसमें भी ये जो डोमेन्स हैं, जैसे HMB की, इनफर्टिलिटी की, प्रोलैप्स की, तो
ये हो जाएगा, डुएबल एग्जाम है। जब 3 मंथ्स इवन विद ट्रेनिंग भी कर रहे हो ना, और आपके पास 3 घंटे हैं क्वालिटी आर्ट्स से मराती है कि डिस्ट्रैक्शन ना हो उनमें, तो ये एग्जाम आपका आईएमएम पास हो जाएगा, ठीक है। नथिंग टू वरी के ट्रेनिंग बहुत हेक्टिक जा रही है, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो डॉक्टर सैरिश ने मुझे कहा था कि स्पेसिफिकली ऐड करना कि 90 डेज अगर हम 3 मंथ्स में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं तो कैंडिडेट्स को बड़ी कंप्लेंट होती है कि हम तो बड़े रैपिड जा रहे हैं, उनसे हो नहीं रहा, और यही कंप्लेंट है कि हम तो ट्रेनिंग कर रहे हैं, बच्चे हैं ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। देखो ये तो सबके साथ है ना, ठीक है। और आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना गायनी ओप्स के फाराई मैम, कोई 100 टॉपिक्स बनते हैं, तो 90 डेज तो कम नहीं पड़ जाएंगे। रोज एक टॉपिक करोगे, बल्कि कुछ दिन तो ऐसे भी आएंगे कि 2 करने पड़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आपको एक दिन पढ़ाएं एक दिन ना पढ़ाएं, डेली एक टॉपिक तो करना पड़ेगा ना बच्चों। ठीक है, तो यस 90 डेज का सेशन होता है। 90 डेज में ही आप अगर 0 से भी स्टार्ट करते हैं तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हर दिन आप इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर दिन भी एटलीस्ट 2-3 आवर्स तो क्वालिटी आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर 6 महीने पहले स्टार्ट करें, अगर 1-2 दिन स्किप करने हैं और 1-2 घंटे ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपने लेबर करना है तो आपने इस अंदाज से करना है कि पार्ट 2 में तो ना लेबर करना पड़े, फिर तो अच्छा ही करना है ना। पार्ट 2 के तो फिर अपने टॉपिक्स हैं, एडवांस यूरोगाइनी और ऑन्कोलॉजी और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वल्वा के, और फिर रिविजन्स भी हैं, और फिर उसका पूल है इतना ज्यादा, ठीक है। तो मेक श्योर कि अगर कोई टॉपिक जो आप आईएमएम में पढ़ रहे हो उसके नोट्स जो हैं स्पेसिफिकली लेबर के, तो या फीटल मेडिसिन डिसऑर्डर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रासेप्शन के आप जो है बना लें और इनको जस्ट इम्प्रूव करें आफ्टर आईएमएम। ये ना करेंगे दोबारा से, अभी तो तुम लोगों ने वो 10 टीचर से चल चलाओ काम करना है या छोटी और मोटी किताबों से, फिर तो पार्ट 2 में तो प्रॉपर गाइडलाइंस आ जाएंगी, बड़ी किताबें आ जाएंगी, तो फिर क्या दोबारा से पढ़ोगे, दोबारा से पेज मेमोरी बनाओगे, दोबारा से नोट्स बनाओगे? ये तो फिर एक विशियस सर्कल है ना, ये तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगी। तो आप अगर शुरू में ही थोड़ी अच्छी एफर्ट कर लें, अच्छी क्वालिटी बुक से पढ़ लें, ठीक है, करनी तो गाइडलाइन नहीं है एंड ऑफ द डे, तो फिर पहले ही वहीं से पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लें, और आफ्टर इवन आईएमएम तो पास हो ही जाएगा इस तरह करने से। आप इसके बाद आप उन्हीं नोट्स को अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हैं, और पार्ट 2 जो है जल्दी निकाल सकते हो। तो जिंदगी में तो और भी इतने सारे काम है, यही तो नहीं है कि एग्जाम ही रिपीट करना है, ठीक है। तो यार 90 डेज तो है, सीरियस लो इनको, ठीक है। आई गारंटी यू अगर ये 90 डेज एज वी हैव प्लानिंग, या कोई भी अच्छा सिंसियर मेंटर आपको बता रहा है कि आप भी एक सिंसियरली अपने लिए सबसे बड़े सिंसियर तो आपको, तो आप 90 डेज में ये टॉपिक्स खुद से कवर भी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये डुएबल एग्जाम है। बट जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो इस अंदाज से पढ़ो कि दोबारा ना उसको पढ़ना पड़े, ठीक है। तो शॉर्टकट शॉर्ट बुक्स नहीं करनी, लेबर नाइस से ही होगा, ये ईबीएम से भी नहीं होने वाला, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट यस इससे भी नहीं होने वाला, ये लेबर से, ये नाइस से ही होगा, ठीक है। तो और नाइस की जो गाइडलाइन है प्रीटर्म लेबर फ्रॉम ये सर्वाइकल सर्कलाज की 2018-19 में रिवाइज हो गई है, तो वैसे भी ईबीएम और ड्यूस और टेंटेटिव तो किसी खाते में नहीं है, क्योंकि वो तो 2016-17 में लिखी गई थी, उसके बाद तो अपडेट नहीं हुई, 18 में ड्यूस चाहिए। तो फिर क्या करोगे, समहाउ चलो पूल का रट्टा मार मोर के तुम लोगों ने ये क्वेश्चंस तो निकाल लेने हैं, फिर पार्ट 2 नहीं होने वाला, फिर अगेन दोबारा गाइडलाइन पे, फिर वो इतनी बड़ी बड़ी गाइडलाइन तुम लोगों को मुश्किल लगेंगी, तो पहले ही कर लो ठीक है। तो लेबर नाइस से करेंगे, ठीक है। हमारे सेशन भी जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन होते हैं, लेटेस्ट गाइडलाइन होते हैं, और नाइस से ही होते हैं। हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि जरूरत नहीं है गाइडलाइन से करने की, वो बुक से कवर हो जाएंगे और आप भी बुक की पढ़ेंगे, ठीक है। तो 90 डेज डेली 3 आवर्स एंड आई एम डन। और करना कैसे है, फिर वो हर डे का एक प्लानर आपके पास आता रहेगा, और जैसे उसको फॉलो करें, ट्रस्ट ट्रस्ट ऑन अस। फिर ये होता है तुम लोग अपना छोटा मिनी प्लानर भी बना के बैठे होते हो
फिर 2-2 प्लानर तो चलते नहीं है, फिर तुम डिसहार्ट हो जाते हो। 2-3 दिन के बाद वो ना अपना प्लानर चलता है, ना कोर्स का प्लानर फॉलो करते, फिर कोलैप्स हो जाते हो। फिर 3-4 दिन डिप्रेशन के आते हैं, फिर कोई इमरजेंसी आ गई और फिर हॉस्टलाइट होकर घर चले गए, और बस फिर 15 दिन के बाद फिर एक यू नो एंथुसियास्टिक हो जाते हो, फिर शुरू हो जाते हो। ये नहीं करना, बी परसिस्टेंट, ठीक है। और 1-2 दिन चले आपका वो कहते हैं पीएमएस चल भी रहा है तो कोई मसला नहीं है। कोई भी वीक डे आए, रेस्ट डे आए, उसको कंपनसेट कर लें। एक दिन नहीं पढ़ा, अगले दिन फौरन कंपनसेट कर लो उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन देखें, जब भी आपने ये 90 डेज पढ़ना है ना, तो मेक श्योर के 10-10 दिन में इनको डिवाइड करें। हर 11वें दिन वट एवर यू हैव रीड इन लास्ट 10 डेज, प्लीज उसको रिवाइज करो। विदाउट रिवीजन नो रिप्रोड्यूसिबिलिटी। कैसे मैं तुम लोगों को बताऊं? तो मैं जज्बाती हो जाती हूँ फिर, क्योंकि पता है आई हैव विटनेस योर मिजरीज। आईएमएम के बाद फिर जो तुम्हारे साथ पार्ट 2 में या फिर जिंदगियों में होता है, वो समझे मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से देखती आ रही हूँ। अब इसलिए यकीन कर लो मुझ पे, ठीक है। चलो, जर्नल गायनी ओब्स के लिए एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट मेन बुक है, लेकिन जो चीज अपडेट हुई है ना, जो टॉपिक्स हैं, जैसे लाइक लेबर के काफी टॉपिक्स अपडेट हुए हैं, तो वो उनके नोट्स अलग से बना लो, या स्टिकी नोट्स ले लो। स्टिकी नोट्स मिलते हैं ना, उनपे वो रिकमेंडेशन 1 2 3 करके ऐड करके उसी ईबीएम पे चिपका दो। हर बंदे का ना, मैंने कहा थोपा नहीं जा सकता उस पर अपना तरीका नोट्स बनाने का। आपकी एक अपनी तरीका होता है नोट्स बनाने का। एंटी से बना रहे आते हो रहा, मतलब मैट्रिक में बड़े टॉपर होते हो, फिर एफएससी में टॉपर होते हो तुम, प्रॉफ भुगते हैं एमबीबीएस के। मैं जज नहीं कर रही किसी के मेथड ऑफ नोट्स बनाने को, क्योंकि आप जो मेथड आपका है नोट्स बनाने का, आप उसमें प्रो हो, वो आपको अच्छे से आता है, आप उसको चेंज ना करें। अच्छा, मेरा तरीका ही होता था, मैं किताब पे गंद मारती रहती थी। मैंने बहुत ट्राई की, जो फैंसी फैंसी तो नहीं है, खैर मैंने देखा है बहुत सारे लोग अच्छे नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन ये मुझसे कभी नहीं बने, ठीक है। लेकिन अगर मैं बहुत अच्छे नोट्स नहीं बना पाई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रही, मैंने पेजेस चिपका लिए थे अपनी ईबीएम पे। खैर हमारे जमाने में ईबीएम ही हम पढ़ते थे, हमें कोई बताता ही नहीं था गाइडलाइन भी करनी है, लेकिन आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाने का अपना तरीका जो भी आपको पसंद है बनाएं, बट बनाएं प्लीज, ठीक है। नोट्स बनाने में जो हेल्प हो सकती है वो मेड होम के स्मार्ट कार्ड से भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो कार्ड्स ही हैं, ऐसा तो नहीं है वो आपके किताब कापियों पे आ जाएंगे। लिखना तो फिर भी उनको खुद आप ही ने ना रेलेवेंट वे में उस इम्पोर्टेंट समरी कार्ड से 2-3 बातें जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं, अपने स्टिकी नोट पे या अपने पर्सनल पूरे जो आपके ड्राफ्ट बुक है उस पर लिखने तो आपने ही है। जो चीज हाथ से लिखी हुई है ना, उसकी तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दुनिया में। ना तो पिछले कोई सालों में कोई ऐसे नोट्स आए हैं जिनके जिनके जो आपके बनाए हुए नोट्स को रिप्लेस करें, और ना ही आने वाले हैं। आप अपने डॉक्टर ना खुद ही होते हो। मेटरनल मेडिसिन के लिए ड्यूहर्स्ट अच्छी बुक है, वर्सेस ईबीएम, बट ईबीएम भी सही है। जो गाइडलाइन रिकमेंडेशंस अपडेट हुई हैं, जैसे डायबिटीज की ओजिडिटी की वैल्यूज अपडेट हुई है, हाइपरटेंशन अपडेट हो गया है, और क्या अपडेट हुआ है इसमें, यही दो ही हुए हैं। वो जो चेंज आया बस वो लिख लें इस पे, या फिर आप चाहें तो ओरिजिनल गाइडलाइन को ही डाउनलोड कर लें, और द वे आई यूज टू से कि कैसे गाइडलाइन से नोट्स बनाने हैं वो आप देख लें, उसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है। फिटल मेडिसिन ड्यूहर्स्ट से अच्छा है अगर आपने ईबीएम से कंपेयर करना है। ऑन्कोलॉजी के लिए आपने तो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस पढ़नी है ना। प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस में सवाई सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बाकी सारी चीजें सेम ही है। सर्वाइकल स्क्रीनिंग चेंज हुई है 2020 में, वो हम वहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है। यूरोगाइनी में कुछ नहीं चेंज हुआ, तो यूरोगाइनी आप एबीएम से पढ़ लें, ठीक है, सफिशिएंट है। और वैसे भी आईएमएम के मुताबिक आता ही क्या है, इनकॉन्टिनेंस की टाइप्स ही आती हैं, या प्रोलैप्स की बेसिक कौन सा लिगामेंट सर्विक्स ये या एपिकल या सेंट्रल डिफेक्ट्स में खराब होता है, एंटीरियर वाल या सिस्टोस लैक्टोसिल में कौन सा लिगामेंट खराब है, या पोस्टीरियर में कौन सा खराब है, क्या इनकी डिग्रीज हैं, और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा नहीं जाते आईएमएम तक, और ये सारा काम ईबीएम से हो जाता है, ठीक है। या मेड होम के सेशंस होंगे, वो सफिशिएंट है, ठीक है।
इसके बाद एक क्रैश कोर्स है, बट मुझे डॉक्टर सरिश ने कहा था कि मैं स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं कि क्रैश कोर्स जो होता है वो थ्योरी या रेगुलर थ्योरी सेशन का पार्ट नहीं होता। क्रैश कोर्स एक सेपरेट कोर्स होता है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से अपने पास पेपर्स को कवर करना चाहते हैं तो ये हमेशा सेपरेट ही होगा। पॉसिबल ही नहीं है इसको आप थ्योरी में 90 डेज में कवर कर सकें। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा क्लेम करे कि वो कोई मैजिक हो जाएगा और एक ही कोर्स में हम सारा पूल आपको कवर करा देंगे। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज आई एम महजुबीन हिरा, आई हैव written your books on IMM recalls, name of insight IMM. I really know कि हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा पूल है। हर एक क्वेश्चन को डाइसेक्ट करना, उसको समझाना, हाउ यू आर पिकिंग द की, ये इंटायर सेपरेट कोर्स है, ठीक है। होइवर थ्योरी कोर्सेज में अगर कोई कैंडिडेट ऑनेस्टली थ्योरी कोर्सेज को फॉलो करता है, और थ्योरी कोर्सेज में भी क्विज़ेस होते हैं और बहुत सारी एमसीक्यूज बुक्स भी कवर होती हैं जैसे लेंज प्री टेस्ट, तो आप सेल्फ सफिशिएंट जरूर हो जाते हो। आप 75% स्कोर लेने के काबिल जरूर हो जाते हो, आप एग्जाम निकाल लेते हो। ये तो पॉसिबल है कि थ्योरी कोर्स अच्छे से करके आप एग्जाम निकाल लो आईएमएम का, बट ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ क्रैश कोर्स करें और आप पास हो जाएं। आप एमसीक्यूज रिकॉल्स का रट्टा मारें और पास हो जाएं। अच्छी थ्योरी, अच्छे बेसिक स्ट्रॉन्ग नॉलेज के बगैर नहीं पास हो सकते। और अगर आप पास हो भी तो फायदा क्या, फायदा आगे आप एफसीपीएस तो होने वाला नहीं है। चलो मैं कहूँ मिरेकल हो गया, कोई चमत्कार हो गया, तुमने एफसीपीएस भी कर लिया, तुम ओपीडी नहीं करने के लायक। तुम विजन तो ये है ना कि अच्छे डॉक्टर भी बनना है, कमाना भी तो है। तो 3 months 90 days अच्छी थ्योरी के लिए मैंडेटरी है इफ यू हैव 3 hours। अच्छा, अभी इफ यू वांट टू डू पास पेपर्स बाय योर ओन, तो फिर इन 3 घंटों में ना पास पेपर्स ना डालें, फिर उसके लिए अपने प्लानर से 1-2 घंटे अलग से रिक्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना कोर्स कर रहे हो और ऑनेस्ट तरीके से कर रहे हो, ठीक है, तो एक जो अच्छी स्मूथ टाइमलाइन है वो ये है कि जब आपका आईएमएम का एग्जाम है तो उससे 6 महीने पहले तुम लोग तैयारी शुरू करो। 3 months में थ्योरी कंप्लीट करो और 3 months में थ्योरी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो बाय डूइंग योर पास्ट पेपर्स। इजीली 99% तुम लोग आराम से पास होते हो भी जाते हो। और एज कम्पेयर टू एफसीपीएस आईएमएम का जो रिजल्ट मैं देखती हूँ बड़ा अच्छा आता है। सारे ही मतलब रह जाते हैं, जो फेल भी होते हैं ना वो होते हैं जो 74.4 पे फेल हो जाते हैं, मतलब जस्ट अ बैड लक, ठीक है। चलें, तो प्लान ए तो ये है कि 6 months बिफोर स्टार्ट करो, अच्छी थ्योरी करो, फिर रिकॉल्स खुद भी कर सकते हो या इसके लिए सेपरेट कोर्सेज भी अवेलेबल है। However, if you want to do both, ठीक है, इन 90 days, तो फिर आपके पास क्वालिटी आवर्स एक एवरेज कैंडिडेट के लिए कम से कम मोर देन 3 hours होना चाहिए, फिर वो डुएबल है, फिर आप कर सकते हो, ठीक है। 3 घंटे तो बेसिक थ्योरी पढ़ने में लग जाएंगे, 1 to 2 hours आपको अपना पूल प्रैक्टिस करने में लग जाएंगे। और पूल ऐसा नहीं है कि 2000 मतलब 200 क्वेश्चंस करिए, पूल तो 2014 से अवेलेबल है जो इनसाइड बुक्स में है टिल 2020। तो ये तो कोई 8 पेपर्स बनते हैं, हर पेपर में 200 क्वेश्चंस हैं और हर साल में 2 पेपर हैं, ठीक है। और इसके अलावा आईएमएम के पेपर या एमसीपीएस में आ रहे हैं, एमसीपीएस के आईएमएम में आ रहे हैं, तो एमसीपीएस भी कैंडिडेट करता है, उसके भी समझ लें 8 पेपर्स हैं और फिर हर साल में 2, तो ये तो कोई हजारों का पूल बन गया है। और अच्छी बात सीपीएसपी की ये है कि पूल से आता भी है 70%, ठीक है। लेकिन उसमें जो भी ट्विस्ट आएगा वो एक वही कैंडिडेट उसको एड्रेस करेगा जिसकी थ्योरी अच्छी है, और थ्योरी अच्छी है तो जिंदगी अच्छी है। चलो, कैसे पढ़ना है आपने, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इन 30 days 90 days का थ्योरी, पहली रीडिंग में ना 90% नोट्स बन जाएं तो अच्छी बात है। इंसिडेंसेस जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करें, कचरा इंसिडेंसेस ना करें, अगर आते भी हैं तब भी ना करें, आंखें बंद कर लें, ठीक है, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं है इतने ज्यादा इंसिडेंसेस को रिवाइज करना और इतनी एफर्ट पुट करना उन चीजों पे जो ओवरऑल एग्जाम में 6-7 ही आने वाले हैं। तो बेहतर है कि जो बाकी 190 क्वेश्चंस हैं जिसपे कम एफर्ट करके उनको अच्छा कर सकते हो वो करो। तो और वैसे आईएमएम में आते भी वही कॉमन इंसिडेंसेस हैं, वही एब्रप्शन का इंसिडेंस, वही पीपीएच की रिकरेंस, वही ट्रू नॉट, वो इससे आगे जाते भी नहीं है। तो वो जब तुम रिकॉल्स करोगे तो जितने इंसिडेंसेस रिकॉल में आते हैं बस वही कर लो, तो वही 90% रिपीट हो जाते हैं, ठीक है।
कोई बार अगर इंसिडेंसेस करने हैं तो इंसिडेंसेस की बुक बना लें, मतलब इफ यू आर डूइंग लेबर तो लेबर के जितने भी इंसिडेंसेस हैं वो लेबर के नीचे लिख लें, और जो मेडिकल डिसऑर्डर के हैं वो मेडिकल डिसऑर्डर के अंदर आ जाएंगे, जो फिटल मेडिसिन के हैं वो फिटल मेडिसिन में आ जाएंगे। और दूसरी रीड में भी तुम लोग थोड़ा और इसको ऑर्गेनाइज कर लो इन्हीं नोट्स को, कि डायबिटीज के सिर्फ डायबिटीज के नीचे, और हाइपरटेंशन के सिर्फ हाइपरटेंशन के नीचे, और मे बी थर्ड रीड में तुम इसको और ऑर्गेनाइज कर लो कि ओब्स के सारे इंसिडेंसेस जो 1 to 2% है वो ऐसा वो कंपाइल कर लो, ये और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलें। तो फर्स्ट रीड में अच्छा कैंडिडेट जो है काम की बातें हाईलाइट कर लेगा, इंसिडेंसेस भी निकाल के रख लेगा। सेकंड रीड में जो है इनको मोर ऑर्गेनाइज और अच्छा कर लेगा। थर्ड रीड में जो है आप उसको मजीद ऑर्गेनाइज कर लेंगे, फ्लो शीट्स बना लेंगे, एल्गोरिथम बना लेंगे। एल्गोरिथम तो वैसे भी गाइडलाइन में अच्छे दिए हुए होते हैं, उन्हीं को कट पेस्ट करके अपने नोट्स में लगा लें, बुक में लगा दें। ठीक है, बट मेक श्योर कि हर चीज हाईलाइट नहीं करनी, पर जब पूरी किताब ही हाईलाइट है, मेरी एक कोलीग थी उसकी मैंने देखी किताब में नोट्स, यार हर चीज ही हाईलाइट है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई आस्क्ड हर, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इंपॉर्टेंट चीज क्या, और लेट्स सपोज एग्जाम 2 दिन के बाद है तो इस किताब में से तुम क्या पढ़ोगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सारे तुम हाईलाइट्स पढ़ो। तो तुम इनको सिर्फ उस चीज को हाईलाइट करो जो तुम चाहोगे कि एग्जाम से 2 दिन पहले मैं सिर्फ ये हाईलाइट पढ़ूं या एक हफ्ता पहले हाईलाइट पढ़ूं, तो वो तो फिर कम होंगी ना। फिर तो आप एक एक मिनट में पेज उल्टा उल्टा पुल्टा करोगे, और वो जो हाईलाइट्स है वो पढ़ते रहोगे, वो आपके माइंड में दोबारा रिफ्रेश हो जाएंगी। एग्जाम में वो हर चीज आराम से रिप्रोड्यूस हो जाती है जो विद इन 7 डेज आपने रिवाइज की हुई होती है। तो जो डिफिकल्ट चीजें आपको लगता है जिनको ये आपको भूलने वाली है, उसका अंदाजा हो जाता है फर्स्ट एड में ही, तो सिर्फ वही हाईलाइट करें। और अब आपने फिर भी ये गलती कर ली है कि सब कुछ हाईलाइट कर लिया, नोट्स भी नहीं बनाए, फिर कलर कोडिंग कर लें। ठीक है, जो चीजें वाजिब ही है कि भूलना है, मतलब पता हो ना कुछ चीजें तो भूलनी भूलनी, उनको यार येलो से कर लो या ग्रीन से कर लो या रेड से कर लो। ठीक है, बाकी सारा जिस मर्जी से कर लो, बट वो चीजें जो जो भूलनी ही है, जो रिवाइज करनी ही है बिफोर 7 days और एग्जाम, जो बिफोर 7 days योर एग्जाम जो चीज रिवाइज करनी है जो मैंडेटरी है, सिर्फ उसको आप ऑरेंज कलर दे दो, तो फिर एग्जाम में वही ऑरेंज कलर की लाइनें दिमाग में आ रही होंगी, उनको रीड करना भी इजी है। ओके, तो हाँ ये फिर पीछे चला गया, एक मिनट। तो वैसे कोई रिवीजन नहीं है, कोई रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ लो फिर रिवाइज ही नहीं कर पाओगे तो वो दुख ही होगा। प्रैक्टिस करें पूल को जितना पॉसिबल है। ठीक है, इससे आपका माइंड जो है वो स्क्रीन कर लेता है वो इंफॉर्मेशन जो एग्जाम में काफी दफा आती है। ठीक है, और हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ ना कुछ चीजें होती है, वो पूछ रहे होते हैं कि हमें फर्स्ट लाइन बताओ, सेकंड लाइन बताओ, इनिशियल बताओ, गोल्ड स्टैंडर्ड बताओ, इंडिविजुअलाइज अप्रोप्रिएट करके बताओ। तो ये आपका जो की है वो उसको चेंज कर देते हैं। और सॉल्व अ पेपर, रीड दैट पेपर रिलेटेड टॉपिक्स एंड यूर वीक एरियाज विद इट। अच्छा, जब हम क्रैश कोर्स में जाते हैं ना, अभी क्रैश कोर्स भी 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा, और मेजोरिटी जो है वो साथ साथ थ्योरी कोर्स भी ले रही हो चल रहा होगा, और क्रैश कोर्स भी चल रहा होगा। तो और इसके लिए ऑब्वियसली फिर आपको मोर देन 3 आवर पढ़ना पड़ेगा, 4 आवर्स कर लें या 5 आवर्स कर लें, या मिनिमम 4 आवर्स अच्छे हैं तो पॉसिबल है। तो फिर उसमें आपने थ्योरी कैसे रिवाइज करनी है साथ के साथ, तो वो ऐसा करे ना कि जब पेपर आपने 200 क्वेश्चन का पेपर पढ़ा है, तो कुछ उसमें से 5 टॉपिक ऐसे चूज करने जो आपने रिवाइज करने हैं, और वही आप अपने एल्गोरिथम या फ्लो शीट्स या नोट्स में से फौरन रिवाइज कर लें। ठीक है, साइड बाय साइड आपकी रिवीजन भी होती रहेगी। बट मुझे पता है इसको थोड़ा मुझे ओवर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आज के सेशन में तो मैं ये मेथड एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट जब क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा तो मैं फिर आपको प्रैक्टिकली इसको बताऊंगी कि हाउ यू कैन डू दिस। चलो, आईएमएम की फिर बुक्स हैं, तो ड्यू हस्ट है और एविडेंस बेस है, और फिर आरसीओजी की तरफ से तो ये 2 ही हैं, ग्रीन टॉप और नाइस। ठीक है, बेसिकली एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट में ग्रीन टॉप और नाइस ही लिखी हुई है,
मसला ये है कि ये बुक 2016 में अपडेट हुई थी, इसका एडिशन नहीं आता तो हमें शायद जरूरत भी ना पड़ती गाइडलाइन करने की। लेकिन 2000 यू विल सी कि कुछ 6-7 टॉपिक्स हैं जो ग्रीन टॉप के रिवाइज होते हैं, तो फिर हम वो टॉपिक्स तो नहीं करेंगे ना एविडेंस बेस से, नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तो कर सकते हैं, बाकी कर लेंगे। ठीक है, डीओएस तो खैर मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को पसंद भी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ी नहीं है डीओएस, मैंने इसको पेज टू पेज पढ़ा है, मैंने ये बोला पसंद नहीं है पसंद एविडेंस बेस है, क्योंकि एंड ऑफ द डे चाहते तो ये यूनिक के पेपर पास हो जाए, तो एविडेंस बेस से पेपर निकल जाता है। बट अब चूंकि ये बुक अपडेट नहीं हुई, तो ये सफिशिएंट नहीं है पास होने के लिए। यू हैव टू ऐड इन दिस सर्टेन टॉपिक्स, लेबर के टॉपिक्स नाइस से ऐड करने पड़ेंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और प्रीटम प्रॉम सर्वाइकल सर्कलाज, ये चीजें थोड़ा बहुत आपको अपडेट करनी पड़ेंगी। और मॉनिटरिंग सीटीजीज भी अपडेट हुई है, सीटीजी भी अपडेट हो गई है, फिगो 2017 की है, और इसी तरह आरसीओजी की, नाइस की, सॉरी नाइस और फिगो की, दोनों ही करेंगे, दोनों की अपनी वर्थ है। बट ये वो पॉइंट्स हैं जो हम जिनके लिए सिर्फ ईबीएम नहीं कर सकते। ठीक है, डीओएस तो करे ही ना, तो बेहतर है, कर रहे हो तो फिर ईबीएम ना करो। अगर बहुत अच्छे कैंडिडेट हो या बहुत लालची हो गए हो कि नहीं दोनों ही कर लेते हैं तो फिर पता क्या करना है, इफ यू हैव चूजन लाइक डीओएस फॉर योरसेल्फ, तो आप ईबीएम के उसी टॉपिक के टेबल्स कर लें, दैट्स ऑल। अगर आपको सफिशिएंट नहीं लगती ईबीएम, आप कहते हैं नहीं डीओएस भी पढ़नी चाहिए, तो फिर जो टॉपिक आपने एविडेंस बेस से किया है, ठीक है, पेज टू पेज हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करनी है, तो उसी टॉपिक की जो वही टॉपिक ओपन करें डीओएस से, उसकी जो सिर्फ समरीज टेबल है वो कर ले। ठीक है, तो बस आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी कि भाई हमने दोनों किताबें करी। ठीक है, और जो 2016 के बाद वाले टॉपिक्स हैं, ग्रीन टॉप में जो चेंज हुए हैं ग्रीन टॉप से करें, और नाइस में जो चेंज हुए हैं वो डायरेक्टली नाइस से करें। बट एक गाइडलाइन ही कोई 15-20 पेज की है, तो बजाय इसके कि पूरी गाइडलाइन करें, जस्ट डू एग्जेक्टिव समरी या रिकमेंडेशंस, डिटेल छोड़ दें, मुझ पे छोड़ दें डिटेल, क्योंकि डिटेल्स से अगर कुछ आता भी है ना, तो व्हेन यू विल ट्राई टू सॉल्व रिकॉल्स, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। और आपको क्या लगता है रिकॉल्स आम बात है? 10,000 एमसीक्यूज सॉल्व करने से मुराद हैं, टोटल टॉपिक तो 100 है, तो सिलेबस तो कवर होगा ही, बट छोटे मोटे जो इधर उधर के टॉपिक्स आ जाते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। ओके, गाइडलाइन की बुक मेरी आने वाली है आ जाएगी, तो वो इसमें वही पढ़ लें, सफिशिएंट है जो 2016 के बाद वाली मैंने की है। बट मैं ब्रांडिंग नहीं कर रही अपनी बुक की, मैंने भी तो कॉपी पेस्ट मार दिया ग्रीन टॉप गाइडलाइन से, थोड़ा अच्छा टेबल बना दूंगी है, तो तुम वहीं से पढ़ लो, इट्स अप टू यू। ओके जी, ये लिस्ट है वो टॉपिक की जिनसे ड्यूहस्ट या ईबीएम सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इंट्राहेपेटिक पॉलिसिस्टिक प्रेगनेंसी अभी चेंज हो गई है, इसकी दुनिया बदल गई है, कार्टिस्टीराइड्स की दुनिया बदल चुकी है, सर्कलाज की दुनिया बदल गई है, एमनिसेंटेसिस की बदल गई, एमनिसेंटेसिस सीरियसली बदली तो नहीं है, रिकमेंडेशन टाइमिंग वही है, परसेंटेजेस बदल गई हैं, जीटीडी तो बिल्कुल ही बदल गया है, असिस्टेड विदाइनल बर्थ थोड़ा बहुत, ये तुम लोगों के मसले होते हैं ना फोर्सेप के, 0 पे नहीं लगाना और 0 पे रोटेशन भी नहीं करनी, वो वाले मसले वो हल हो जाएंगे, करनी पड़ेगी गाइडलाइन। फिर है जनाब कोलैप्स इन प्रेगनेंसी चेंज हुई है, और पी प्रॉम चेंज हो गया, ये बड़ा चेंज हुआ है, वरना तुम तो नाइट्रोजन ही चूज करते रह जाओगे प्रॉम के लिए, पी प्रॉम नहीं करना, ये यहीं से करेंगे। फिर है जनाब ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी, फिर एपीएच चेंज हो गया है, एपीएच चेंज हो गया है ना, प्रीविया के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो हालांकि एपीएच ईबीएम में बहुत अच्छा है, हम पढ़ते भी हैं, लेकिन प्रीविया की क्लासिफिकेशन और प्रीविया पे जो स्टेप्स हैं स्कैन करने के और रूट के, वो फिर हम गाइडलाइन से करेंगे। लेकिन जो आईएमएम का पूल है वो सिर्फ गाइडलाइन से भी कवर नहीं होता, ईबीएम फिर भी पढ़नी पड़ेगी। तो इन कोर्स वी विल कीप ऑन टेलिंग कि क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है। फिर है जीबीएस, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीबीएस भी चेंज हो गया, डू नॉट चूज डीवर्स्ट एंड ईबीएम फॉर जीबीएस, और इन्फेक्शन में आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर आईएमएम। और फिर ईसीबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसीबी, और ये जो ईसीबी और ब्रीच वाला टॉपिक तो ये कि गाइडलाइन से पढ़ के भी नहीं आता, कोई अच्छा सिंसियर आपका फ्रेंड हो, या आपके पास जिंदगी में कुछ करने को नहीं है, जैसे हमारे पास कुछ नहीं है पढ़ाने के अलावा,
दे तो फिर ये तभी आएगा, वरना सारे तुम लोगों ने ब्रीच में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एनबीडी करानी है। ठीक है, फिर ब्रीच की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर पेन सिंड्रोम, B16। तो ये जो टॉपिक्स है ना यहाँ तक, ये मैं क्रॉस करके बता रही हूँ, इनके लिए ना आप एविडेंस बेस से पूरी अपना सिलेबस कंप्लीट करें। बट ये जो वाली जो गाइडलाइन, ये जो टॉपिक्स है ना, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा, ये वाले, ये जिनको मैंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब बेसिकली यस है। ये बस आपने ओरिजिनल सोर्स से करने हैं। यू कैन हैव माय बुक अभी आने वाली है, उससे कर ले, या फिर डायरेक्ट डाउनलोड करें प्रिंटर से, या किसी से कहीं निकाल देगा। जानने वाले तो होते हैं आपके वार्ड में, वो जो होता नहीं है IT वाला बंदा, उससे कह दो भाई ये निकलवा लो इनको, और इनकी सिर्फ एग्जेक्टिव समरी कर लो। ठीक है, इसके लिए कंपेंडियम मत खरीदना, वो मिलता है मेडिकल बुक शॉप पे, लेकिन उसमें 2-3 गाइडलाइन फिर भी उल्टी सीधी लगाई हुई होती है पिछली, फिर आपको पता नहीं चलेगा, आप इतने मासूम होते हो। तो इसलिए डू नॉट ट्रस्ट ऑन जो कंपेंडियम बने बनाए मिलते हैं, फिर उन्हें अपने पुराने भी निकालने होते हैं। तो इनको डायरेक्टली निकाल लो, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 14 तो ये गाइडलाइन है। और अगर आप खुद प्रिंट निकालते हो तो आप सिलेक्टिव शुरू के वाले 4-5 पेजेस कर दो, जिनमें एग्जेक्टिव समरी आ जाएगी, वो भी तो करनी है। ठीक है, लेकिन खैर एंड पे 2-3 एल्गोरिथम भी होते हैं, वो भी निकालने होते हैं। तो थोड़े तुम लोग टेक्निकल भी तो नहीं हो ना, फिर पूरी निकाल लो। ठीक है, या फिर मेरी का वेट कर लो, और या फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि इनको डिजिटली पढ़ लो, PDF निकाला ऑनलाइन, वहीं हाईलाइट किया, वहीं से इंपोर्टेंट बातें लिखी। मतलब हर किस्म के कैंडिडेट के लिए ऑप्शन मौजूद है। वो क्या कहते हैं ना, व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ठीक है, करना, पढ़ना, तुम पढ़ने वाले बनो, बहुत हेल्प अवेलेबल है। अच्छा, गाइडलाइन में सबसे पहले भाई रिकमेंडेशन ही पढ़नी है। स्टेप 1 भी यही है, स्टेप 2 भी यही है, स्टेप 3 भी यही है। IIM के लिए तो यही स्टेप है। ये वैसे मैंने FCP से निकाला है अपना स्क्रीनशॉट, लेकिन IIM के लिए मैं कहूंगी कि स्टेप 1 भी एक गाइडलाइन है, स्टेप 2 भी गाइडलाइन है, और स्टेप 3 भी नहीं, स्टेप 1 भी एग्जेक्टिव समरी या रिकमेंडेशन है, और स्टेप 2 भी एग्जेक्टिव समरी और रिकमेंडेशन है, और स्टेप 3 भी एग्जेक्टिव समरी और रिकमेंडेशन है। ठीक है, 99% कितने परसेंट, बल्कि 99.9990% भी ये एग्जेक्टिव समरी और रिकमेंडेशन से ही आता है। ठीक है, और जो चलो अंदर से आ रहा है कुछ कचरा बचरा, वो रिकॉल में कवर हो जाएगा। तुम 10,000 रिकॉल भी तो कर रहे हो, वो भी कवर हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें कवर होगी जो शायद गाइडलाइन उन्होंने भी लिखी होंगी, और मे बी वी हैव टू सर्च देम ऑन, वो पता नहीं शाज हाई रिस्क फॉर रैंडम खाना। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रही वो किताबें पढ़ना, क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग रिकॉल्स, इसका कहने का मकसद ये है कि आपकी मजीद अच्छी कवरेज अच्छी हो जाएगी आफ्टर डूइंग योर थ्योरी। तो इसलिए ये टॉपिक्स के पीछे मत नहीं भागना कि बहुत ज्यादा करें, लालची नहीं होना। ठीक है, सिर्फ जो मैं कह रही हूँ 2016 से ऑनवर्ड की जितनी गाइडलाइंस है ग्रीन टॉप की, उनकी एग्जेक्टिव समरी पढ़नी है, तो बस एग्जेक्टिव समरी ही पढ़नी है, वो पेज टू पेज पढ़नी है। ठीक है, सेम गोज फॉर नाइस की गाइडलाइन मैंने शायद यहाँ इसमें लगा नहीं पाई मैं, चलो मैं इसको ओपन करती हूँ किसी और रूट से। होएवर वो मैं बता चुकी हूँ, इंडक्शन ऑफ लेबर, वी बैक, नो इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रीटर्म लेबर, पी प्रोम, और ग्रीन टॉप है सर्वाइकल साइकोलॉजी। ये आपने गाइडलाइन से ऐसे ही पढ़नी है जैसे ये मैंने बताया कि एग्जेक्टिव समरीज। ओके, ये छोटी सी टिप्स हैं, मैं थक भी गई हूँ। खैर, मेडिकल डिसऑर्डर्स के लिए थोड़ा ना माइंड मैप बना लिया करो कि इसके नोट्स किस तरह बनाएंगे कि ये कहानी शुरू होती है जब पेशेंट ने कंसीव नहीं किया, तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या ये CKD वाले, या एपिलेप्सी वाले, या एनीमिया वाले, उनकी क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं कि वो पूरी करेंगे तो वो कंसीव करेंगे, और जब वो कंसीव कर लेंगे तो फिर उनका बुकिंग पे क्या हो हाल होगा, और सेकेंड टाइमेस्टर में क्या स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है। रूटीन मत डालें, रूटीन जो एंटीनेटल प्रोग्राम है वो एक दफा करेगा, सबके लिए वही वैलिड है। फिर स्पेसिफिक टू डिजीज जो एडिशनल है वो अपने नोट्स में डालने कि जैसे कि मैं कहूँ कि डायबिटीज है, वो कंसीव नहीं कर सकते जब तक उनका HbA1c 6.5 नहीं है, उससे ज्यादा तो मंथली उनका HbA1c होना ही होना।
कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं हाइपरटेंशन में, क्रेटिनिन के कुछ प्रीरेक्विजिट्स हैं, ट्रांसप्लांट के प्रीरेक्विजिट्स हैं, एपिलेप्सी में फिट्स फ्री इंटरवल के प्रीरेक्विजिट्स हैं, तो वो ही लिखने हैं, दैट्स ऑल, बस ये कंडीशंस हैं। फिर फर्स्ट टाइमेस्टर में अगर कोई रिपीट करनी है इन्वेस्टिगेशन 3 महीने में या 6 महीने में, वो स्पेसिफिक लिखें। सेकंड थर्ड टाइमेस्टर में स्पेसिफिक लिखें। किस हर पेशेंट के 2 ही स्कैन होते हैं, बस किसी का तीसरा होता है तो क्यों होता है, उसकी इंडिकेशन है, जैसे ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस आ गए, यू थिंक के लाइफ इश्यूज हैं। फिर हर एक का ना टाइम ऑफ डिलीवरी है, कार्डियक कब डिलीवर हो रहे हैं, डायबिटीज कब, विद इंसुलिन कब, हाइपरटेंशन कब, कंट्रोल्ड कब, प्रीक्लेम्सिया कब, इंट्राहेपेटिक कोलिसिस कब, प्रीविया कब, एक्रेटा कब, ट्विन कब, और ट्विन में भी ट्रिपलेट कब और मोनोक्लोनिक, मतलब यू विल नोटिस के टाइम ऑफ डिलीवरी मिक्स हो जाता है एंड पे। तो हर का जो है वो नोट्स में मेंशन जरूर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक भी, और फिर जब फाइनल अपने नोट्स को रिव्यू करो तो फिर सबका एक जगह पे, मतलब सारे टाइम ऑफ डिलीवरी एक जगह आ जाएंगे, सबका मोड ऑफ डिलीवरी किस इन चीजों पे इम्पैक्ट करता है। अब एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल डिफरेंट है, एस्थमा वाले का डिफरेंट है, उसमें कौन सी ड्रग्स देनी या नहीं देनी अकॉर्डिंग टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, या कार्डियक का डिफरेंट है, या पीपीएच वाले का डिफरेंट है, या ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले का डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ ड्रग्स हैं जो नहीं, जिनमें नहीं करानी, कुछ में करा सकते हैं बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, वो बहुत सारी बातें देखेंगे। कॉन्ट्रासेप्शन यूके मैक के मुताबिक डिफरेंट है हर मेडिकल डिसऑर्डर की, हर मेडिकल डिसऑर्डर में रिकरेंस भी है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में परसेंटेज के मुताबिक, और कुछ में तो हम अलाउ भी नहीं करते, जैसे कि पीसीएम है, अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ तो हम फिर कहते हैं ना ही कंसीव करो भी तुम। ठीक है, तो आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए, इतने क्वालिटेटिव होने चाहिए, ठीक है, क्वांटिटी नहीं पूरी करनी है। अच्छा, just we will tell you in our session gradually, but just an overview के अच्छे नोट से क्या मुराद है। वैसे तो इन्फेक्शन में आपको पता है कि कोविड पढ़ना है तो बस पूरा पढ़ लिया, कैंडिडा पढ़ना है तो पूरा पढ़ लिया, क्लिमाडिया पढ़ना पूरा पढ़ लिया, यूटीआई पढ़ना पूरा पढ़ लिया, रीसेस पढ़ना पूरा कर लिया, बट इनको ऑर्गेनाइज भी करना सीखो, ठीक है। इनको जब दोबारा पढ़ो तो रिवीजन नहीं करनी, रिवीजन करनी है, तो एक नए अंदाज से ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। और वो मीन्स सारे जो रैश कराते हैं वो इकट्ठे कर दो, और वो रैश में कोई मैकुलर पेपुलर करा रहा है, कोई वेजिकल करा रहा है, वो डिफरेंट कर दो, ठीक है। कुछ एनॉमलीज कराने हैं, एनॉमलीज वाले डिफरेंट कर लो, और जो स्पेसिफिक ट्रायड करा रहे हैं वो डिफरेंट कर लो। कुछ हाइड्रोप्स करा रहे हैं, कुछ अच्छे हाइड्रोप्स करा रहे हैं जो कि ट्रीट हो जाते हैं जैसे पार्वो, कुछ गंदे करा रहे हैं जिसमें नॉमलीज आ गई जिनका कोई इलाज नहीं है, अलग कर लो। डिलीवरी टाइम पे जो गंदे इन्फेक्शन है जैसे HIV, कैटोजेनिक तो नहीं है ना, डिलीवरी टाइम मुसीबत पड़ती है, या हेपेटाइटिस की या GBS की, वो अलग कर लो। या जो डिलीवरी के बाद तंग करते हैं जैसे GBS इन्फेक्शन, बच्चों के लिए, माँ के लिए गैस, इनको अलग कर लो। PID वाले अलग कर लो, एसिड वाले अलग कर लो, जो इचिंग करते हैं वो अलग कर लो, जो ऑफेंसिव होते हैं वो अलग कर लो, जो रेजिस्टेंट बहुत होते हैं जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस, गोनोरिया, या कैंडिडा की नॉन एल्बिगेंस स्ट्रेन्स, वो अलग कर लो। जिनकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग है वो अलग कर लो, जिनकी कम इम्यूनिटी है उनको अलग कर लो, ठीक है। जैसे सिफिलिस की इम्यूनिटी नहीं है वो हमेशा तंग करेगा, बट रूबेला नहीं करेगा, उसकी तो लाइफ लॉन्ग है। जो वल्वाइटिस या इचिंग की वजह से सोरनेस कराते सारे अलग कर लो, जो सर्विस खराब करते हैं अलग कर लो। बहुत सारे तरीकों से तुम अपने आप को इन्फेक्शंस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये इन्फेक्शन तो खैर ऑर्गेनाइज करके ही होते हैं, वरना तो ये तबाही मचा देते हैं, एग्जाम में सब उल्टे सीधे हो रहे होते हैं। जब तक ये अच्छे हाई क्वालिटी नोट्स नहीं बनते, द वे वी विल टीच यू पीपल इन्फेक्शन, यू विल सी द मैजिक कि कितनी जिंदगी आसान हो गई। ऑब्वियसली स्पून फीडिंग नहीं करते, आपसे भी होमवर्क असाइनमेंट्स करवाते हैं, बट इस तरह ना इनको संभाला जा सकता है, वरना तो ये कीड़े मकोड़े बहुत तंग करते हैं। सारे RNA अलग कर लो, DNA अलग कर लो, सारे बैक्टीरिया अलग कर लो, सारे पैरासाइट्स अलग कर लो, सारे फंगाई अलग कर लो, और फिर दिमाग में सुकून आएगा, वरना ये सुकून नहीं आने वाला। पार्ट 2 के बाद भी नहीं आएगा। तो in order to become 1% you must do what the other 99% want। तो इतने अच्छे नोट्स बनाना सिखाना, इतनी अच्छी रिवीजन कराना, इतना डेली एक्टिविटीज कराना, 90 डेज में पूरा प्रॉपरली पूल भी कवर कराना या क्रैश या थ्योरी कराना, ये करने के लिए आपको वो सारे काम क्विट करने पड़ेंगे जो लोग फेल होते हैं और नहीं करते, ठीक है।
90% लोग जो है CPSP का एग्जाम विद इन 4 ईयर ट्रेनिंग के बाद फेल करते हैं, है ना, ये आपको पता है। पार्ट 2 में 1 या 2% बच्चे ऐसे हैं जो पार्ट 2 4 साल में करते हैं, बाकी सारे के सारे 8 साल में करते हैं। क्या करते हैं फिर वो, IMM करते हैं 4th ईयर में, डेजर्टेशन करते हैं ट्रेनिंग के 5वें साल में, उसके बाद अपेयर होते हैं 6ठे साल में, पहली अटेम्प्ट में पता ही नहीं होता, फिर दूसरी अटेम्प्ट देते हैं, फिर पता नहीं होता, फिर थर्ड अटेम्प्ट में समझ आती है, पास हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आती टोक्स, फिर टोक्स के लिए पहली अटेम्प्ट खराब करते हैं, फिर समझ आती है तो फिर दूसरी अटेम्प्ट होती है, उसमें डिप्रेशन हो जाती है, फिर थर्ड अटेम्प्ट में भी विशेष सर्कल कुछ लोगों के लिए चलता है, फिर पूरा पेपर रिपीट, फिर डिप्रेशन, फिर फैमिली इश्यूज, फिर साथ में बच्चे पैदा कर रहे हो या वो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज, फिर फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब वट नॉट। तो 4 साल जिंदगी के ऐसे गुजारो कि अगली जो जिंदगी है ना वो स्मूथ गुजरे। इस पे इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इन्वेस्ट करें, मेड हायर करें अगर बच्चों के साथ हैं। मेरी तो एक कोलीग थी, वो बेचारी कहती थी मैं जितना मैं कमाती हूँ आधा आधा तो मैं मेड को देती हूँ, क्योंकि वो अगर बच्चे देखेगी, अगर वो खुशी है, सुकून है, मुझे सुकून है, तो मैं ही ट्रेनिंग कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। तो इस पर तो कोई चीज मसला ही नहीं है। लेकिन देखो कोई बात नहीं, अर्न करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है ना, इस काबिल तो बनो। ट्रेनिंग के बगैर तो एलिजिबल ही नहीं हो एग्जाम में अपेयर होने के लिए। तो ये आई नो कि मुश्किल है, आपके जो आपके एज फेलोज हैं वो आपसे बहुत पहले कमाना शुरू कर देते हैं, जो ट्रेनिंग नहीं कर रहे या और डिफरेंट नॉन मेडिकल करियर है जिनका। लेकिन यार तुम भी कमाओगे, बिलीव भी, तुम भी कमाओगे। पार्ट 2 करने के 2 साल के बाद तक भी मैं फारिग बैठी हुई थी, लिटरली अर्निंग 0%। तो कोई मसला नहीं है, मेरी सारी इन्वेस्टमेंट यही थी कि मैं कोचिंग कर रही थी, फ्री पढ़ा रही थी और पढ़ाई जा रही थी क्योंकि पसंद था। मेरे फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि जॉब तो मुझे मिली थी PPSC की भी और इवन कंसल्टेंट की भी, बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बस मैं जॉब नहीं कर पाई सही तरीके से, जैसे कि मेरे बाकी कोलीग्स कर रहे थे, सारे भाई चले गए। लेकिन ठीक है, हर बंदे का अपना एक टाइम फ्रेम होता है। अब लेकिन अच्छे दिन आपके आते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने ऑनेस्ट होके अपने खलूस से ना अपनी ट्रेनिंग करनी है। वो कहते हैं ना, माली का काम है पानी देना, और फिर वो पता नहीं है, अच्छा पंजाबी का शेर है, याद नहीं आ रहा, मैं पंजाबी नहीं हूँ, लेकिन वो बड़ा अच्छा है कि आप अपनी मेहनत करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ें, अच्छे दिन बिलीव नहीं आएंगे। ट्रेनिंग के बाद भी जिंदगी मुश्किल है क्योंकि पार्ट 2 नहीं हुआ था, जॉब मसले, फिर वो तो डिप्रेशन चलती है, वो सबके साथ है। आपको अपने लेवल की जॉब नहीं मिलती, फिर अगेन मेडिकल ऑफिसर की जॉब 4 साल कवारी के बाद, और या फिर जब पार्ट 2 भी कर लो तो फिर SR की जॉब नहीं मिलती। लेकिन प्लीज, आप ये जो 99% लोग हैं, ये इनकी जिंदगी के यही मसले हैं। लेकिन 1% लोग ऐसे भी हैं जो इन सारे ऑड इश्यूज से फाइट कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और जब आप डिफरेंट बनना चाहते हो तो काम भी डिफरेंट करने हैं। और डिफरेंट काम ये है कि ट्रेनिंग हलाल करके करनी है, ब्रांड्स पे नहीं इन्वेस्ट करना, अपने करियर पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और जिंदगी के जो अननेसेसरी इशू फंक्शंस हैं उनसे अवॉइड करें, और इस तरीके से पढ़ें कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपका IMM, आपकी डेजर्टेशन पार्ट 2 निकले, ठीक है। जब डिग्री हाथ में आ जाएगी तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत कुछ है, यू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिसेस पर, ठीक है। चले, काम तो खैर ये मेरा नहीं था आज का काम था ये मैम। चलो, रिकॉल बुक्स बच्चों को बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर अच्छे से थ्योरी कर ली है यहाँ तक, बहुत नाइसली द वे वी वांट यू पीपल शुड डू, और आप फॉलो भी कर रहे हैं इसको, तो उसके बाद आ जाता है रिकॉल्स का मसला। बट मेक श्योर, आई एम रीश्योरिंग यू पीपल कि अच्छी थ्योरी वाला बच्चा, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर भी हाई है कि वो विदाउट डूइंग रिकॉल बुक पास हो सकता है, 75% पे पास होता है। आप इस काबिल हो, आप उसको कर सकते हो, क्योंकि जो सेशन मेरे डिजाइन होते हैं उसमें रिकॉल साथ साथ ऐड हो रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज भी आप हो रहे होते हो, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग 75% जो रिकॉल्स करना है, वो कहते हैं ना, मजीद 4 चांद लग जाते हैं तैयारी को, अच्छी रिवीजन हो जाती है, और आपकी जो प्रोबेबिलिटी है पास होने की वो 90% प्लस हो जाती है, ठीक है।
तो अब हमने सोचा कि एग्जाम हमारे लिए बड़ा जरूरी है, ये करियर, ये 4 साल बड़े जरूरी है, इसको हमने लाइट तो लेना नहीं, तो हम तो बेहतरीन अंदाज में इसको करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, टाइम इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट और सेक्रीफाइसेस सब कुछ है इन 4 सालों में। ठीक है, बट इसका फ्रूट बहुत मीठा है इंशाल्लाह ताला। तो बच्चों, रिकॉल्स जो आईएमएम की है वो आईएमएम की बुक है। वैसे इसका तो एडिशन आया गया है, ये 3rd एडिशन है, 4th भी आ गया, बल्कि अब तो 5 आ जाएगा। बट ये एडिशन अपग्रेड होते रहते हैं। बट मेन थिंग तो ये है कि आपने आईएमएम के रिकॉल्स करने हैं। एफसीपीएस के ना करो, ना करो इसको ना, बट डू एमसीपीएस मस्ट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आईएमएम का पेपर कर रहे हो या एमसीपीएस का, ये इतने एक जैसे हैं। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप ज्यादा प्रो हो जाओगे। ठीक है, तो रिकॉल्स बुक्स बहुत अच्छी हैं अगर थ्योरी अच्छी है। ओनली रिकॉल्स बुक इतनी ज्यादा डेंजरस है, इसकी कोई हद ही नहीं है, कोई हद नहीं है, क्योंकि टूटे फूटे रिकॉल्स है, फिर बैलेंस तो नहीं कर पाओगे, फिर एक्सक्लूड भी नहीं कर पाओगे। तो अच्छी थ्योरी है तो वो जो टूटे फूटे रिकॉल है उनको भी तुम समझ जाते हो कि इसकी असल बीमारी किधर है, कहाँ से ये टूटा फूटा है, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये इस तरह ऑप्शंस बन जाएंगी। ठीक है, हाँ, इसलिए मेरिट होम का जो थ्योरी सेशन है उससे आपकी कंप्लीट सिलेबस कंपाइलेशन हो जाती है थ्रू मॉड्यूल्स। हम इसमें आपके वेरियस मॉक टेस्ट होते हैं, टॉपिक वाइज क्विज़ेस भी होते हैं, लेंस भी टेस्ट भी कवर कराते हैं अप टू डेट की इसके मुताबिक। लेकिन जैसे प्री टेस्ट के सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं या लेंच के सिलेक्टेड यूनिट्स हैं वो हम कराते हैं, समरी कार्ड्स हैं। बट बाय डूइंग ऑल दिस स्टफ जो है आपका प्रॉपर नाइसली सिलेबस जो है ना वो कवर हो जाता है। फिर आफ्टर थ्योरी के बाद आपने क्या करना है, इसको रिवीजन करें। पहली तो रिवीजन तुम्हें समझ आ जाएगी, फिर दूसरी जो रिवीजन होगी फिर वो रिवीजन होगी। जब 3rd टाइम पढ़ोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि तुम पढ़ी पहली दफा रहे हो, फिर बिल्कुल रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो जितना पढ़ोगे उतना अच्छा तुम लोगों को समझ आएगी। जितनी दफा पढ़ोगे आपको नए पर्सपेक्टिव उस टॉपिक के समझ आएंगे। मैं आई एम रियली अमेज्ड कि मैंने जैसे आईएमएम में टॉर्च पढ़ा, फिर मैंने एफसीपीएस 2 की तैयारी में टॉर्च पढ़ा, फिर टॉक्स की तैयारी में हमारे यहाँ तो लॉन्ग केस होते थे, फिर लॉन्ग केस में पढ़ा। फिर जब मैं ओपीडी में बैठी और जब मेरे पास अनॉमलस बच्चे आए, या जो मेरे पास मेरा प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान भर के गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, अपने केसेस डिस्कस करते हैं, उसमें जो फिर टोक्सो के और पार्वो के और सिफिलिस के केसेस आए, फिर दोबारा जब मैंने वो पढ़ाने के लिए दोबारा गाइडलाइंस देखी और ऑब्वियसली जब सेशंस लिए तो मेरी दुनिया ही बदल गई, मेरी अप्रोच ही बदल चुकी थी। मुझे लगा कि मैं ये पहली दफा कर रही हूँ। तो द मोर यू विल सी प्रॉब्लम, द मोर यू विल लर्न। तो मेडिकल की जो लर्निंग है बेसिकली ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। तो इसलिए जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज सीपीएसपी के बेसिकली प्रेशर ही होते हैं, एक सिनेरियो ही होता है। तो जितना तुम लोग उनको सॉल्व करोगे उतना तुम सीखोगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन उठपटांग से आ जाएगा, फिर दोबारा टॉपिक खोलोगे, फिर वो सेम टॉपिक जो पहली दफा पढ़ा था वो अब वैसे नजर भी नहीं आएगा, उसमें और नई नई बातें समझ आने लग जाएंगे। ईच टाइम इट विल चेंज योर व्यू, ईच टाइम यू विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होगा। जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो प्लीज करो। अब मेरे हेल्प ग्रुप भी हैं, वैसे एबीसी मेरे ना एक टॉक्स का ग्रुप है जिसमें हम ये ट्रू क्लिनिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं। वैसे आईएमएम वाले बच्चे वो ज्वाइन नहीं करते, आई नो नो, वो पहले इतनी जिंदगी में मसरूफ होते हैं, अगर वो ज्वाइन कर लें तो वो इनके लिए बड़ा फ्रूटफुल है, क्योंकि उसमें हम पार्ट होकर टॉक से डिस्कस कर रहे होते हैं कि जैसे नॉर्मलेस बच्चा आपके ओपीडी में आ जाए तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन की नॉर्मली है, क्रोमोसोम की नॉर्मली है, या कोई ए न्यूप्लाइडी है, लाइक लेट्स सपोज कोई ट्रेटोजेनिसिटी है। हाँ चलो, सो क्रैश कोर्स हमें बाद में होंगे। अभी मैंने आपको 90 डेज का थ्योरी कोर्स बताया है, और हमारे जो क्रैश कोर्सेज होते हैं उनकी भी वेरियस डील्स होती हैं। कुछ लोग सिर्फ आईएमएम के पास पेपर्स करना चाहते हैं, कुछ लोग साथ में एमसीपीएस भी करना चाहते हैं, और दोनों में लाइव सेशंस भी होते हैं। लेट्स सपोज जितने भी लेबर के रिलेटेड रिकॉल्स आए हैं वो लेबर का एक लाइव सेशन लेके हम सारे कवर करा लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद मेंशन नहीं किया, गायनी के टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी ऐसे करते हैं। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस इज तो आईएमएम का थ्योरी सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, 90 डेज का है। और
दिसंबर से ऑनवर्ड क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, सेपरेट ग्रुप है. You can continue both courses as well. Like if you can study 4 hours a day, or if you are interested to join only theory, then you are capable to solve 75-80% by your own. इन जो मेन थीम है वो है आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, उसके मुताबिक आप अपना कोर्स पिक कर सकते हैं. ठीक है. एंड फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप 030148436995 की हमारी हेल्पलाइन है, इस पर कॉल कर लें. कॉल नहीं करते तो व्हाट्सएप कर लें. मेक श्योर कि रात को ना करें. सम टाइम रात को अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, बट ऑफिस आवर्स में तो अवेलेबल है. तो जस्ट लीव अ मैसेज. Whenever team will read your message, they will contact you. बाज़ औक़ात ये भी होता है, मुझे मैसेजेस आने लग जाते हैं, आपकी टीम तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, रात के 2 बज रहे हैं भाई, सो जाओ, सुबह कर देंगे. एनी क्यूरी इशू जो भी है आप पूछ सकते हैं. फरजाना, नाज़िशना, हिरा, मानूर. आई ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर. जो मुझे पता है ना तुम लोगों के मसले मसाइल, वो मैंने कोशिश तो की है पहले ऐड करने की, बट अगर फिर भी कुछ मिस हो गया तो पीपल कैन आस्क. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सो फरजाना जी, नाज़िश, कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, बहुत शर्मीले लोग हो तुम. चलो कोई मसला नहीं है, बट जब भी हो आपका कोई इशू तो यू कैन टैग मी इन आवर टेलीग्राम ग्रुप एट फेसबुक एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी. तो आगे हमारी मतलब गायनी की, जिनकी काफ़ी सारी लड़की की गायनी की ड्यूटीज हैं, जैसे डे एंड नाइट, लेके 12 कॉल 18 और तक रूटीन के साथ हमें डेली का इतना बता दें कि हम कितना डेली पढ़ेंगे तो हमारा मतलब डेली देखिए 4 आवर्स हैं, लेकिन अगर ईयर का डे है तो 4 आवर उस दिन तो हो ही नहीं सकते, तो नेक्स्ट डे कर लें उसको कंपनसेट. 4 आवर्स में हम रिवीजन में भी थ्योरी को फिर से ज़्यादा टाइम दें, या जैसे आपने बताया ना थ्योरी भी अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें अगर हम एमसीक्यूज को ज़्यादा वेटेज दें मतलब 4 आवर्स में, और थ्योरी को मतलब वो तो थोड़ा सा इस तरह कैसे करेगा. अच्छा देखिए, अभी हम जब ये सेशन हो रहा है तो अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने एग्जाम में है फैब 2023 के लिए. तो 3 मंथ्स में आपने कैसे करना है, जिसमें आपके इमरजेंसी डेज भी आ जाते हैं, तो नॉन इमरजेंसी डेज भी होते हैं ना, जिसमें ओपीडीज हैं, वार्ड चल रहा है, पोस्ट कल कुछ यूनिट्स में ऑफ भी होता है, तो उन जो आपका ईआर का डे मिस भी हो जाता है, टाइम नहीं मिलता पढ़ने का, वो 4 घंटे कैसे कंपनसेट करने हैं, तो नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लें. ये तो मैंने एक रफ सा एस्टिमेशन बताई है कि कितने ऑन एवरेज पर डे कितने घंटे होने चाहिए 3 मंथ्स में, अगर आपने कवर करना है थ्योरी को भी और रिकॉल्स को भी, तो ऑन एवरेज मैंने 4 बताया है. बट कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ये काम 2 घंटों में भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं मे बी उनको मोर देन 4 आवर लगे, कुछ ऐसे भी हैं जो 1-2 दिन ना भी पढ़े तो थर्ड डे कंपनसेट कर सकते हैं. तो इंडिविजुअल्स तो इंसान फिक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको अपने मुताबिक खुद ही करेंगे आप. बट अच्छी जो ब्यूटीफुल थिंग है ना मैड होम की कोर्स की, वो ये है कि आपके जो थ्योरी के साथ साथ ना, जो हमारे जैसे मैं इफ आई एम टेलिंग के मैं लेट्स सपोज कॉन्ट्रासेप्शन बढ़ाऊंगी, तो मैं साथ साथ बताती रहती हूँ कि ये रिकॉल है, ये सारे मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, रिकॉल आता है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, तो कॉपर का ये है, माइरीना का ये है, ओसीपी का ये है, पीओपी का ये है. तो आप समहाउ आप उसको पहले भी कर चुके हो, और जब आप अपनी बुक पढ़ोगे रिकॉल्स की, तो वो आपके लिए कोई डिफरेंट नहीं होगा. यू कैन इजीली डू दिस. आप समझ आई आपको मेरी बात नाजिश? जी मैम, गॉट इट, थैंक यू. वंस यू स्टार्ट यू विल लर्न, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए. लेकिन मैंने ये बोला है कि जो मेन इम्पोर्टेंस है ना वो थ्योरी की है. अच्छी थ्योरी है तो यू कैन इजीली डू एनीथिंग. वो कहते हैं ना मछली पकड़ना आनी चाहिए, पकड़ी पकड़ाई मछली होती है. रिकॉल अगर सॉल्व मिल जाए तो वो पकड़ी पकड़ाई फिश है, तो हर दफा कोई पकड़ के देगा तो पकड़ पाओगे. बट अगर अच्छी थ्योरी है तो यू कैन कैच अ फिश बाय योर ओन. ठीक है, ओके, चलें, ऑल द बेस्ट. बहुत अच्छा सेशन हुआ. हाँ चलें, थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करना. अल्लाह हाफिज.